ना देखते हैं। अब सबसे पहले हमने इनकम टैक्स में स्टार्ट किया था, तो हमने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से स्लैब रेट है, किस तरीके से फ्लैट रेट का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, असेसी, पर्सन, ये सब हमने पढ़ा। देन वी स्टार्टेड द इनकम अंडर द हेड फर्स्ट एंड दैट वाज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। अब हमारे पास दूसरा हेड शुरू हो रहा है, दैट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड दिस इज द सेकंड हेड्स ऑफ इनकम, राइट। तीन हेड्स और होंगे तो हमारा इनकम के पांचों हेड्स खत्म हो जाएंगे। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन आर सोशल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि किस एसेट्स को हम सेल करते हैं तो उस पर क्या टैक्स का रेट्स है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे लाइफ में भी काम आएगा। तो टैक्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, टैक्स की इन चीजों को क्या कंसिडर करता है वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि हम कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल क्या होता है, गेन्स क्या होता है, टैक्स कैसे लगता है। तो पहले आपको पहले लिटरल लैंग्वेज समझा रहा हूं मैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब आपने एसेट्स कितने में बेचा, जिसको मैं कैपिटल एसेट्स मानता हूं, जितने में आप सेल करोगे वो वैल्यू, उसमें से मैं माइनस करूंगा एक्सपेंस, जो आपको सेल करते टाइम जो एक्सपेंस हो गया वो माइनस कर दूंगा। अब ये ध्यान देने वाली चीज है, दैट इज दिस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसको मैं ध्यान समझाऊंगा लेकिन बाद में, अभी इतना समझा रहा हूं कि जितनी आपने वैल्यू परचेज करी थी, जो एसेट्स आपने बेचा है उसको आपने खरीदा भी होगा, बोलो यस और नो। जो आप एसेट सेल कर रहे हो उसमें आप उसको आपने कभी खरीदा होगा, उसको आप जब बेच रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट क्योंकि अगर आप कोई भी एसेट 3 साल रख के बेचते हो, 3 साल हेल्ड करके, तो उस पे इन्फ्लेशन रेट के साथ वैल्यू निकाली जाती है, उस इन्फ्लेशन रेट को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसी तरीके से आपने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कराई होगी, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कराया होगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं सीओआई। उस पे भी क्या दी जा रही है, आपको माफी दी जा रही है, लेकिन इसमें भी क्या लगाया जा रहा है, इंडेक्स, मतलब इसमें भी महंगाई की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। तो इस सेल वैल्यू से आपने माइनस किया पहला खर्चा, फिर माइनस किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर माइनस किया आपने क्या बताओ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये आपके जेन्युइन खर्चे हो गए। उसके बाद ये जो वैल्यू आती है दिस वन, इसे हम बोलते हैं क्या, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसका नाम क्या है, ग्रॉस लॉन्ग लॉन्ग। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो कैपिटल गेन होता है वो दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जो इसमें इंडेक्सेशन, जिसमें महंगाई का बेनिफिट मिलता है, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर आप सेल करते हो, मतलब 3 साल के अंदर बेच देते हो, तो उसमें आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट सेल करते हो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो वैल्यू जो आएगी क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर इसमें से कुछ एग्जेम्पशन माइनस होती हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट के बताए एरियाज में पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, जो लॉ कहता है इन सेक्शन के अंदर 54, 54B, 54EC, 54GA, दीज आर सम सेक्शन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। यहां पैसा लगाते हो माइनस हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था ना, याद है आपको एनएवी का 30%, याद आया हाउस प्रॉपर्टी में, और वो क्या पढ़ा था, और दूसरा इंटरेस्ट लोन। तो यहां पे भी कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन, क्या, अच्छा कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये एग्जेम्पशन हमारे पास माफ हो जाती है। इस एग्जेम्पशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन। क्लियर। इस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, यहां तक क्लियर आपको। हम्म। अब ध्यान से समझो। Now, next important concept is tax on capital gain arises on। अभी मैंने आपको बताया था अगर आप कोई एसेट सेल करते हो तो आप पे क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। अब सेल का मतलब लॉ में बताया गया है, और सेल का मतलब ये है, दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल का मतलब होता है अगर आप कोई चीज बेचते हो, एक्सचेंज करते हो, रिलिंग्विशमेंट करते हो, एक्सटिंग्विशमेंट करते हो, कंपलसरी एक्विजिशन करते हो, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज स्टॉक इन ट्रेड। अभी मैं समझा रहा हूं डिटेल से। स्टॉक इन ट्रेड, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, इन सब में आपकी ट्रांजेक्शन अगर होती है तो इट विल बी एज्यूम एज सेल एंड द वैल्यू यू विल बी गेन विल बी टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। नाउ सेल तो आप समझते ही हो, अगर आप कोई वैल्यू एक्सचेंज करते हो और आपको नजर आता है हमें गवर्नमेंट को कि आपको उस एक्सचेंज से बेनिफिट हुआ है, कुछ वैल्यू डिराइव हुई है, तो आपको टैक्स लगेगा। अगर आप रिलिंग्विशमेंट करते हो, अपना राइट किसी को दे देते हो, तो टैक्स लगेगा। एक्सटिंग्विशमेंट, अगर आपका राइट छीन जाता है, आपका बेनिफिट होता है, तो टैक्स लगेगा। कंपलसरी एक्विजिशन का मतलब होता है गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कभी कभी लैंड वगैरह को एक्वायर कर लेती है, जैसे मुआवजा, सुना है आपने मुआवजा, जैसे मेट्रो का जब कंस्ट्रक्शन चलता है दिल्ली में, तो कई घर बीच में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट उन घरों को कहती है आप शिफ्ट कर लो, हम यहाँ तोड़ेंगे, तो आपका उसके बदले मुआवजा मिलेगा। इसे बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन। तो जो मुआवजा मिलता है तो वैल्यू ज्यादा मिलती है, जितना गेन होगा दैट वुड बी टैक्सेबल। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या होता है, सपोज करो
मैं पढ़ाता हूं, मेरे पास 5 कंप्यूटर्स हैं, आई हैव अ कंप्यूटर्स, तो वो कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट्स। क्या बोलेंगे बताओ? मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं पढ़ाता हूं और मेरे जो पीसीज है वो मैंने बेचने के लिए नहीं रखे, मैंने मेरे वो कैपिटल एसेट्स हैं। लेकिन मेरा कैप इंस्टीट्यूट की जगह मैं कैपिटल एसेट्स को मैं अब कंप्यूटर की दुकान में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा कैपिटल एसेट? स्टॉक इन ट्रेड। मतलब मेरा क्या बन जाएगा? स्टॉक। तो अगर आप कन्वर्जन करते हो, कन्वर्जन के टाइम में कैपिटल गेन लगेगा, जब बेचोगे तो आपको प्रॉफिट अलग कैलकुलेट होगा। इस तरीके से अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड में पैसा लगाते हो, ये गवर्नमेंट्स के बॉन्ड होते हैं, और जब आपको पैसे वापस मिलते हैं, इसे बोलते हैं रिडम्पशन, तो जो भी आपको बेनिफिट होगा उसे हम क्या मानेंगे? सेल, और क्या लगाएंगे? कैपिटल गेन। यहां तक कुछ पूछना है तो पहले पूछो। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस। इफ एनी इश्यू यू कैन आस्क एनी डाउट। बोलो। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है, ये एक गवर्नमेंट के इशू बॉन्ड्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ऐसे समझ लो कि 10 रुपए की कोई चीज गवर्नमेंट आपको 8 रुपए में देती है, 8 रुपए में, और जब इसकी रीपेमेंट करती है तो आपको 12 रुपए देती है। मतलब सस्ते बिकते हैं और महंगे आपको पैसे दिए जाते हैं, इन बिटवीन कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये जो पैसा आपको ज्यादा मिल रहा है, इसी में इंटरेस्ट जुड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर? इंटरेस्ट नहीं मिलता इसमें पीरियड में। क्लियर? क्लियर इस सेल का मतलब? हम्म अब सेल का मतलब आप समझ गए। अब आप समझो कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है। सारे एसेट पे टैक्स नहीं लगता, सारे कैपिटल पे टैक्स नहीं लगता, जिसको गवर्नमेंट बोलेगी उसी को। तो मीनिंग को मैंने बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा है, आप जब मीनिंग बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसको सेल परचेज करोगे तो कैपिटल एसेट माना जाएगा। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह। अगर आप शेयर्स वगैरह की ट्रांजेक्शन करते हो, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो, और उस पर अगर आपको फायदा होता है, उसको हम क्या मानेंगे बताओ? कैपिटल गेन। यहां तक क्लियर? अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो तो आप पे जो गेन होगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल गेन। लेकिन ध्यान से समझो, कैपिटल गेन में इंक्लूड नहीं है स्टॉक इन ट्रेड। मतलब अगर समझो मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मेरा काम ही क्या है? प्रॉपर्टी खरीद के बेचना। तो क्या मेरे लिए प्रॉपर्टी वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं, मैं तो उसका बिजनेस करता हूं। तो दैट बिकम माई स्टॉक इन ट्रेड, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जिसका आप व्यापार करते हो उसके शेयर परचेज पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं है। बात समझ आई? बोलो। क्लियर ना? हाँ। नेक्स्ट, पर्सनल इफेक्ट। व्हाट इज पर्सनल इफेक्ट? अगर आप कोई चीज अपने पर्सनल यूज के लिए लाते हो और उसको बेचते हो किसी भी रीजन से, उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जैसे पर्सनल व्हीकल, जैसे पर्सनल ज्वेलरी, जैसे पर्सनल कोई भी फर्नीचर, अगर आप अपने यूज के लिए लाते हो, घर में यूज करने के लिए, उसको बेचने पे कैपिटल गेन नहीं लगता। क्लियर? नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम इन लैंड। एग्रीकल्चर इनकम इन लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम से एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो और उससे फायदा हो जाता है, और एग्रीकल्चर लैंड कहाँ थी? रूरल एरिया में। कहाँ थी बताओ? रूरल का मतलब ग्रामीण इलाका। कहाँ बताओ? ग्रामीण, ग्रामीण गांव का हिस्से में, यानी किसानों के। तो किसान अगर अपनी जमीन बेचता है, उसको फायदा हो जाता है, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं मानते। क्लियर? हम्म बोलो। नहीं क्लियर हुआ? मैं दोबारा बताता हूँ। कैपिटल एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी, इन्हीं के बारे में लॉ आगे डिटेल से समझाता है कि प्रॉपर्टी अगर आपकी स्टॉक इन ट्रेड में है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर्सनल इफेक्ट में कोई एसेट बेचते हो, नहीं लगेगा। और अगर आप लैंड बेचते हो, जमीन, और वो एग्रीकल्चर जमीन है और वो रूरल एरिया में है, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो कैपिटल एसेट नहीं है। एग्रीकल्चर होनी चाहिए, रूरल में होनी चाहिए, तो उसको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैंने यहां बताया था आपको पर्सनल इफेक्ट क्या मतलब, पर्सनल इफेक्ट पे कैपिटल गेन नहीं है, तो पर्सनल इफेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। मैंने यहां पे बताया था मूवल प्रॉपर्टी, इमूवल नहीं, मूवल प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हो, उसे मूवल प्रॉपर्टी, उसे पर्सनल इफेक्ट बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए लेते हो, और तीसरा या तो अपने लिए लेते हो या मेंबर के लिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको हम पर्सनल इफेक्ट मानेंगे, और उसके खरीदने बेचने पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्लियर?
मूवेबल भी हो, पर्सनल भी हो, अपने लिए या मेंबर के लिए लिया हो। हाँ, इमूवेबल मीन्स, हाँ राइट, लैंड एंड बिल्डिंग ही आ गया, ठीक है। बाकी सारे एसेट्स, बस वो पर्सनल यूज नहीं होने चाहिए और सेल्फ और मेंबर के लिए नहीं होना चाहिए। क्लियर ना। अब मैंने यहां आपको बताया था पर्सनल इफेक्ट पे नहीं है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है अपने लिए यूज करना। तो लोग तो ज्वेलरी भी यूज करते हैं ना, जैसे फीमेल लोग अपनी पर्सनल ज्वेलरी खरीदते हैं, राइट। तो यहाँ पे लॉ ने फिर से डेफिनेशन दी इस पॉइंट पे, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर किया गवर्नमेंट ने और यहाँ पे बोल दिया कि इसे हम पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। इसका मतलब इसको क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट मानेंगे। दोबारा बता रहा हूं, कैपिटल एसेट्स में हम क्या नहीं मानते? पर्सनल इफेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने पर्सनल इफेक्ट में कुछ एक्सेप्शन दे दी कि इसको हम पर्सनल असेट्स नहीं मानेंगे, पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। मतलब इसको क्या मानेंगे बताओ? कैपिटल एसेट। और इसके सेल परचेज पे क्या लग जाएगा बताओ? कैपिटल गेन। तो अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो और उसको बेचते हो, कैपिटल गेन लगेगा। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, कोई आप ऐसी पुरानी चीजें कलेक्शन रखते हो, बेचते हो, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और ऐसी कोई आर्ट कल्चर की चीज जिसको आप बेच के फायदा कमाते हो, तो इन चीजों को पर्सनल इफेक्ट मानेंगे नहीं अगर आप इसको बेच के कमाते हो। ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस। और यहीं पे आ गया गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर बार, सिल्वर कॉइन्स। अब ध्यान समझना, डेफिनेशन में जो लिखा है चेंज मत करना। सोने के बर्तन, चांदी के नहीं, सोने के बर्तन, सिल्वर की बार्स, ईंटें खरीदते हैं लोग, ईंटें धनतेरस में खरीदते हैं, सिल्वर के बार्स एंड सिल्वर के कॉइन्स, इनको पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। अब तुम ये बताओ, गोल्ड कॉइन को क्या मानेंगे? गोल्ड कॉइन को क्या मानेंगे? क्या वो पर्सनल इफेक्ट है? हाँ है। पूछो कैसे? क्योंकि यहां पे हेडिंग क्या है? नॉट अ पर्सनल इफेक्ट, और यहां पे लिखा है सिल्वर कॉइन, मतलब गोल्ड कॉइन क्या हो गया? पर्सनल इफेक्ट हो गया। उसको खरीदेंगे बेचेंगे, कैपिटल कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्लियर? बोलो। यस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है, और सेल का मतलब कैपिटल, कैपिटल गेन में क्या है। अब कैपिटल एसेट्स दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म। नॉर्मली शॉर्ट टर्म माना जाता है कोई ऐसा एसेट जिसको आपने 36 मंथ के अंदर अंदर खरीद के बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म। 36 मंथ के ज्यादा रख के बेचा, अब यहाँ पे देखना 12 महीने नहीं है, 3 साल नहीं है, सॉरी, यू कैन, आपको मन करेगा कि मैं यहाँ पे बोल दूं 3 इयर्स, नो। 36 मंथ लिखा है लॉ में, तो यू कैन नॉट से 3 इयर्स। 36 मंथ के अंदर बेच दिया, शॉर्ट टर्म। 36 मंथ के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। अब आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्लासिफिकेशन क्या है? भाई शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन मिलता है। लॉन्ग टर्म में एग्जामिशन मिलती है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती। और लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट अलग है और शॉर्ट टर्म का अलग है। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट। लेकिन, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो बट से, बट इन केस ऑफ शेयर्स, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, बट इन केस ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर्स की बात करते हो, डिवेंचर्स की बात करते हो, बॉन्ड्स की बात करते हो, तो इनका पीरियड 12 मंथ काउंट होगा, 36 नहीं। आई एम रिपीटिंग, नॉर्मली 36 मंथ को लिया गया है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर आप सिक्योरिटीज की सेल परचेज की बात करो तो उसको हम लॉन्ग टर्म मान लेंगे अगर आपने 12 महीने के बाद बेची, यानी उसके लिए पीरियड 36 ना होकर क्या है बताओ? 12 मंथ। क्लियर? अब कंडीशन आगे कहती है, ये शेयर एंड डिवेंचर पे तभी 12 मंथ का टाइम लगेगा अगर वो क्या है? रजिस्टर्ड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर रिकॉग्निशन नहीं तो पीरियड क्या हो जाएगा? सेम 36 मंथ। याद रखना, आप अगर आपको लॉ पता है क्वेश्चन हो जाएगा। टेक्स्ट तो सिंपल थ्योरी है। इफ यू नो द लॉ, इफ यू हैव अ concept clarity of the law, then you can easily solve the question as well as theory. Clear? Yes. ये मैंने आपको पहले बता दिया कैपिटल गेन का मतलब, ये मैंने आपको फॉर्मेट डिस्कस कर दिया। दिस इज द टैक्स रेट, ध्यान से समझिए आप। टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे, आई एम रिपीटिंग, कैपिटल गेन पे फ्लैट रेट है। ध्यान से सुनो,
कैपिटल गेन पे फ्लैट रेट लगता है। इसका टैक्सेशन हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 15% का टैक्स लगेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन हुआ है तो कितना लगेगा? 20%। क्लियर? यस। हमारा हो गया। देखो नोट 1 हमारे पास कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज कॉस्ट की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड टेंजिबल एसेट्स, इट इज नॉट टेंजिबल, इट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट दैट इज गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एटसेट्रा इज नील। क्या लेंगे बताओ? नील। इसका मतलब समझ में आया आपको? ध्यान से समझो, पहले पॉइंट क्या कह रहा है। नॉर्मली हर एसेट्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, मतलब हर एसेट्स का कुछ ना कुछ परचेज वैल्यू होती है। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इंटेंजिबल एसेट्स के दो तरीके होते हैं। जैसे मेरा जो इंस्टीट्यूट है मैंने ही खोला है, मैं ही पढ़ाता हूं, और मैंने इस इंस्टीट्यूट को खूब अच्छा रन किया है, मतलब आई मेड द गुडविल ऑफ माई इंस्टीट्यूट। तो आप बताओ क्या मेरे एस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू मैंने कोई परचेज की थी? बताओ। मैंने गुडविल परचेज नहीं की, मैंने जनरेट की। मैंने जनरेट की गुडविल। तो यहीं पे लॉ भी कह रहा है कि अगर आप अपना बिजनेस कल के दिन बेचोगे तो गुडविल भी बेचोगे। लेकिन ये तो गुडविल कौन सी वाली है? सेल्फ जनरेटेड वाली है मेरे बिजनेस की। तो उसकी सीओए क्या लेंगे? नील। उसकी सीओए क्या लेंगे? नील, मतलब वैल्यू क्या लेंगे उसकी? जीरो। क्लियर? नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट वेदर परचेज और सेल, दोनों ही सेल्फ जनरेटेड इज नॉट टेकन लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं लेंगे उसको हम, नॉट टेकन। मतलब मार्केट वैल्यू हमें चाहे वो परचेज गुडविल हो चाहे ना हो, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बेनिफिट ऑफ मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट वेदर परचेज सेल इज नॉट टेकन। समझ में आया आपको? ये सिर्फ इंटेंजिबल की बात हो रही है, इंटेंजिबल के पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। लास्ट, if shares are listed on recognized stock exchange, long term capital gain arise from transfer is exempt। ध्यान से समझेंगे। मैंने बताया था शेयर जो लोग खरीदते बेचते हैं वो तो या तो लिस्टेड होंगे, या तो लिस्टेड होंगे या अनलिस्टेड होंगे। अगर लिस्टेड होंगे तो मैंने आपको बताया था उस पर क्या हो जाएगा पीरियड, बताओ? 12 मंथ। क्लियर? पहला पॉइंट। अगर लिस्टेड नहीं है तो 36 मंथ नॉर्मली। अब ये कह रहा है कि इफ शेयर्स आर लिस्टेड हैं और वो लॉन्ग टर्म हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर एग्जाम। अगर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज आप बेचते हो तो उसका जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? क्यों? पूछो क्यों नहीं लगेगा, पूछो क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या ले लिया? एसटीटी ले लिया। क्या ले लिया? ये देखो ना, ये पर नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमसे क्या ले लिया? ट्रांजैक्शन के टाइम में ही सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ले लिया, इसलिए डबल टैक्सेशन नहीं करेंगे। क्लियर? यस। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। फॉर्मेट मैंने डिस्कस कर लिया, आपको कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का हमने डिस्कशन कर लिया, पूरा आपको समझ में भी आया। उसके बाद मैंने आपको बताया दिस इज द कैपिटल एसेट्स, इसे कैपिटल एसेट्स ही मानते हैं। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। फिर मैंने आपको क्या बताया बताओ? सेल का मतलब बताया कि सेल का मतलब हम जो समझते हैं वो नहीं है, सेल का मतलब वास्ट डेफिनेशन है। ठीक है? ओके। अब इसको पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है सिमरन? यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि मेरे पास जो एसेट्स था उस एसेट्स को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? स्टॉक इन ट्रेड को। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है, उस पर मैं पीसी काम करता हूँ, लेकिन पीसी में बेचने के लिए नहीं है, मैं अपना पर्सनल उसका यूज करता हूँ, जैसे पढ़ाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए। तो वो जो
कंप्यूटर में यूज कर रहा हूं वो मेरा क्या है, कैपिटल एसेट्स है। क्या है मेरा बताओ, कैपिटल एसेट्स है। लेकिन मैं उन्हीं एसेट्स की तीन चार कंप्यूटर और खरीद के कंप्यूटर की दुकान खोल लेता हूं, तो दैट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड इज डीम्ड एज कैपिटल गेन। तो उसके टैक्सेशन के बारे में हम रूल पढ़ रहे हैं। देखो, capital gain will arise as asset converted into stock in trade only if it is sold within current previous year। ध्यान से समझेंगे, जैसे ही मैंने कैपिटल एसेट्स को यानी अपने कंप्यूटर को दुकान में कन्वर्ट कर दिया तुरंत कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। लेकिन लगेगा तभी जब मेरा कंप्यूटर उसी प्रीवियस ईयर में बिकेगा। बात समझ में आया आपको? मैंने प्रीवियस ईयर 2021 में अपने इंस्टीट्यूट के एसेट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, दुकान में, और उसी प्रीवियस ईयर में अपने कंप्यूटर को बेचना शुरू कर दिया, तो कैपिटल गेन लगेगा। कितनी वैल्यू पे लगेगा, कितनी वैल्यू पे लगेगा, आगे पढ़ते हैं। सीओए विल बी डेट ऑफ कन्वर्जन। दूसरा प्रोविजन कहता है सीओए विल बी डेट ऑफ कन्वर्जन नॉट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान से समझेंगे। अब जो कंप्यूटर आप बेच रहे हो, आपने बेच दिया, उस पर कैपिटल गेन लगेगा। अब उस कैपिटल गेन, वो जो एसेट आपने बेचा, उसके लिए सीओए क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस डेट की लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है सीओए विल बी डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब जिस डेट पे, जो डेट आप कंप्यूटर को कन्वर्ट करोगे स्टॉक में, वो डेट लेंगे कन्वर्जन के लिए सीओए की, नॉट डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब खरीदने वाली डेट नहीं देंगे अब आपको। ये मत बोलना कि जब खरीदा था इतने का था वो कंप्यूटर, नहीं, कन्वर्ट जिस दिन किया उस दिन का सीओए की वैल्यू, उस दिन की जो वैल्यू होगी उसकी मार्केट में, दैट विल बी योर सीओए। और जो सेल वैल्यू होगी उन दोनों का डिफरेंस कैपिटल गेन। क्लियर? क्लियर? हाँ। अब यहाँ पे ये भी देखो आपने क्या किया है, पहले तो कैपिटल गेन पे बच गए, फिर बेचने पे ही बच रहे हो। तो यहाँ पे दो बार आपकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। एक तो कैपिटल गेन लगा दिया, और दूसरा बिजनेस इनकम लगाएंगे आपको। क्या, बिजनेस इनकम विल ऑल्सो अराइज इफ असेट्स, दिस इज नॉट इट, दिस इज इफ असेट इज सोल्ड मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन आप एसेट को कन्वर्ट करते हो, उस दिन जब आप बेचोगे तो जो सेल वैल्यू होगी और उस दिन की मार्केट वैल्यू होगी, जो डिफरेंस होगा वो आपकी बिजनेस इनकम बनेगा। ये बात समझ में आई? पहले तो आप पे क्या लगाया मैंने, कैपिटल गेन लगाया। फिर बिजनेस इनकम पे क्या लगा रहा हूं, बिजनेस इनकम लगा रहा हूं जो उस दिन मार्केट वैल्यू होगी बेचने के टाइम पे, मार्केट वैल्यू माइनस जो आपने क्या किया होगा, सेल वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बिजनेस इनकम मानेंगे। क्लियर? समझ में आया? यस, न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। राइट, तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो टेकन इफ इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर इन केस ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी एंड इफ इनकर्ड आफ्टर 2001। अब इसको ध्यान समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर कोई घर की मरम्मत वगैरह हुई है, इज ऑल्सो टेकन इफ इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर। देखो कभी कभी क्या होता है, जो फादर होता है वो अपने बच्चे को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है। तो क्या बताओ, फादर जब अपने बच्चे को प्रॉपर्टी देगा तो क्या वो बेचेगा? बताओ, बेचेगा तो नहीं ना। तो जब फादर अपने सन को प्रॉपर्टी देगा तो कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन बच्चे को प्रॉपर्टी मिली, उसने उस प्रॉपर्टी में कुछ खर्चा किया और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो क्या बच्चे पे कैपिटल गेन लगना चाहिए, यस और नो? बोलो। मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चे को प्रॉपर्टी पापा ने दी, बच्चे ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, प्रॉपर्टी बेचने पे फायदा हुआ, कैपिटल गेन बच्चे पे लगाए या ना लगाएं? लगाएंगे। तो यहां पे ये लॉ कह रहा है कि जो मरम्मत पापा ने उसके करवाई होगी घर पे, वो भी माइनस करेंगे, वो भी माइनस करेंगे। बच्चे की मरम्मत घर पे और पापा की मरम्मत जो घर पे हुई होगी, दोनों की माफी देंगे। बस बस बस, वो जो प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई है वो 2001 के बाद होनी चाहिए, तभी। क्लियर? यस। ये डेट बार बार आएगी, एक्चुअली इस डेट के बाद ही हमने इंडेक्सेशन अलाउ किया है, यहीं से इन्फ्लेशन देना शुरू हुआ है। ठीक है? हाँ, वही वही
वही वही CII चार्ट दिया होगा सर ने। हाँ हाँ, वो आपको याद नहीं रखना, दैट विल बी गिवन इन योर एग्जाम। बेस याद रखना है बस आपको, बेस वैल्यू दैट इज 100, और आपके अपने प्रीवियस ईयर की वैल्यू याद रखना है, ठीक है। In case of gifted property, cost of acquisition will be taken as cost incurred by previous owner. अगर gifted property है तो cost of acquisition will be taken as cost incurred by previous owner, यानी cost of acquisition को ही क्या ले लेंगे, previous owner की cost। क्लियर? यस, ये मैंने आपको बता दिया गोल्ड सिल्वर के बारे में। ये फुल फॉर्मेट हो गया, ये भी हमने समझ लिया। हाँ, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एग्जाम टाइम में ना आप जल्दी से रिवाइज कर लोगे। बुक में क्या है, सेंटेंस टाइप में थोड़ा लिखा है, तो वो एग्जाम टाइम में याद नहीं हो पाते, बस इनको बस वो करना होता है अपडेट। देखो, छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स परचेज अ पीस ऑफ लैंड ऑन 4/1/2000। कब खरीदा इसने, 4/1/2000 फॉर 50,000। This land was sold by him on 1/9/2020 for 14 lakhs. The market value of the land as on 1/4/2021. Actually, this is not 2021. This is 2001. Was 120. Expense on transfer were 2% of sale price. Compute the capital gain for assessment year. Assessment year हमारा क्या है एग्जाम में, 21 and 22, राइट? ये हमारे एग्जाम में असेसमेंट ईयर हो गया। अब करें इस क्वेश्चन को। इसमें एक चीज नोटेड है, देखो, अब मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, दैट इज CII। CII इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और ये CII कहता है कि अगर आपका कोई एसेट्स 2001 से स्टार्ट होता है, मतलब 2001 के बाद लिया है, तो हम उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, बशर्ते बस वो लॉन्ग टर्म हो। लेकिन ध्यान से समझो, अगर कोई एसेट्स आप लेते ही 2001 से पहले हो, मतलब इंडेक्सेशन डेट से पहले, तो आपको लेनी पड़ेगी उसकी मार्केट वैल्यू। क्या लेनी पड़ेगी बताओ, उसकी मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट विल बी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर कोई एसेट आप 2001 से पहले खरीद रखा है, तो वो वैल्यू हम क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे 2001 की। बात समझ में आई आपको? उसकी परचेज वैल्यू क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। लेकिन अगर एसेट होता ही 2001 के बाद, तो फिर जो वैल्यू थी और उसमें इंडेक्सेशन लगाते, मल्टीप्लाई आंसर करते और हम गेन निकालते। क्लियर हुई? ये दोबारा बोलूं तो सबसे पहले फॉर्मेट कहता है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में बताओ? इस क्वेश्चन में इसने 2021 के बीच में एसेट कितने में बेच दिया, 14 लैक्स। फिर हमें क्वेश्चन कहता है आप एक्सपेंस माइनस करो, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना आएगा बताओ, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2% ऑफ सेल वैल्यू कितना आएगा, कंप्यूट करो, कॉपी पेन लेके बैठो। $28,000 करेक्ट, ये हमने माइनस कर दिया। फिर माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्योंकि ये एसेट लॉन्ग टर्म है, कैसे लॉन्ग टर्म, 2000 में खरीदी, 2020 में बेचा, मोर देन 3 ईयर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसको हम स्लैब का बेनिफिट देंगे। अब क्योंकि इसने खरीदा 2000 में, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते 50, हम वैल्यू लेंगे 2001 की मार्केट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000 की 120, और इस पे हम लगाएंगे क्या, इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन कैसे लगाते हैं, बेस में रखते हैं जिस साल की ये प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी थी 2000 की, 2001 तो हमें लेना ही नहीं, 2001 लेंगे हम। तो 2000 का CII कितना है, देखो जो मैंने आपको भेजा, 2001 का CII बेस में कितना लेंगे, 100। क्लियर? CII फॉर 2001 एंड 2 इज 100। मिला आपको? CII बेस आपको याद रखना है, CII फॉर 2001 एंड 2 इज 100, और न्यूमिनेटर में रखेंगे CII ऑफ योर प्रीवियस ईयर, एंड योर प्रीवियस ईयर इज 2021, दैट इज
301 CI। क्लियर हुआ? अब इसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ है ही नहीं, मतलब आपने कोई मरम्मत कराई ही नहीं, तो ये माइनस करने के बाद आपका आ गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि इसमें एग्जेम्पशन नहीं है तो यही आपका क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? देखो सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लैंड वाज परचेज्ड बाय एक्स ऑन 1/9/2006 एंड सीआईआई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 6/7 इज 120। कुछ भी चेंज नहीं करना। पहला चेंज क्या हुआ, आप सेल वैल्यू को लेना सेम 14 लाख, माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्योंकि इंडेक्स वैल्यू ऑफ एक्विजिशन कब है, उसने परचेज कब करी, 2006 में परचेज करी, मतलब तब हमारे पास सीआईआई था, तो ये मार्केट वैल्यू हमें नहीं चाहिए। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इंडेक्स वैल्यू, यानी 2006-7 की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय 2006-7 का रेट कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ 122। और आपको याद होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2021 असेसमेंट ईयर, तो उसकी वैल्यू क्या थी बताओ। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको, वैल्यू इज 301। तो इस 150 को आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 122 इंटू 301, ये माइनस कर दोगे और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2%। तो वैल्यू बस ये चेंज आएगी, बाकी सब कुछ सेम। निकालो आंसर। क्लियर, समझ में आया? करो फिर मैच कराता हूं।